सुनिए जी, मेरी दवाई आप ले आइए ना। बहुत थकावट रहती है, हाथ पैर भी काम नहीं करते, घुटनों का दर्द भी अब बढ़ चुका है। मधु जी अपने पति विनीत जी से बोली, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती हो? क्यों झाड़ू पोछा करके अपने हाथ पैर तोड़ रही हो? वैसे भी घर कहाँ गंदा होता है, ले देकर हम दो ही जीव तो हैं इस घर में। विनीत जी ने कहा, जानती हूं कि ले देकर हम दो ही जीव हैं इस घर में, पर साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है ना। और अब पोछा कहाँ लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही तो लगा रही हूँ। मधु जी विनीत जी को टालते हुए बोली, ठीक है आज दवाई ले आऊंगा, पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ मेरे पास बैठो तो सही। विनीत जी के कहने पर मधु जी जैसे तैसे सोफे पर आकर बैठी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? और जल्दी बोलो, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। खाना तो मैं भी बना देता हूँ, आखिर खिचड़ी ही तो पकानी है, हमारे लिए कौन सा पकवान बनते हैं? हाँ हाँ, अब इस बुढ़ापे में पकवान खाओगे? बालों में सफेदी आ गई लेकिन जीभ का स्वाद नहीं गया। अच्छा जी, अब हमारे बालों की सफेदी डिसाइड करेगी कि हमें पकवान खाना चाहिए या नहीं। खाने को तो हम अभी भी पकवान खा लेते, पर क्या करें, इस डायबिटीज ने पकवान ही बंद करवा दिया। विनीत जी हंसते हुए बोले, अच्छा चलो छोड़ो, बताओ क्या बात करनी है जिसके लिए तुमने मुझे काम छुड़वाकर यहाँ पर बैठा लिया? मधु जी के पूछने पर विनीत जी थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, मैं क्या सोच रहा था मधु कि ये घर बेच देते हैं। अरे क्यों, कितनी मेहनत से हमने ये घर बनाया है ना, याद है ना आपको? पाई पाई जोड़कर हमने ये मकान खड़ा किया था, और तुम कह रहे हो कि इसे बेच देते हैं? नहीं नहीं, मेरे जीते जी तो मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। मधु जी बीच में ही बोल पड़ी, मधु मैं तुम्हारे इमोशन समझता हूं, पर जब हमने ये घर बनवाया था तब हमारे दोनों बेटे हमारे साथ ही रहते थे, और अब इस घर को बनाने के पीछे कारण भी यही था कि कल को परिवार बड़ा होगा तो कमरों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो हमने ये घर बनवाया था। पर अब बच्चे तो यहाँ नहीं रहते और हम दोनों। विनीत जी की बात सुनकर मधु जी मायूस होते हुए बीच में बोली, सच में अब बच्चे यहाँ नहीं रहते, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या कर्म किए होंगे हमने कि हम यहाँ अकेले ही रहते हैं। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पेंशन से तो सिर्फ हमारा गुजर बसर होता है, और अब तुम भी काम करते करते बहुत थकी जाती हो। मकान को बेचकर छोटा घर ले लेंगे जहां पर तुम्हारी हेल्प के लिए एक मेड भी रख लेंगे। जब थोड़े बहुत हाथों में पैसे होंगे तो हम ये कर पाएंगे, और वैसे भी हम दोनों जीव को इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? पर मकान बेचना जरूरी है क्या? एक बार बच्चों से बात तो करके देखो। मधु जी ने उम्मीद के साथ विनीत जी की तरफ देखा तो विनीत जी चुप हो गए। आखिर मधु जी से कुछ कहना नहीं चाहते थे, जानते थे कि बच्चे मकान बिकने के नाम पर अपना हिस्सा लेने जरूर आएंगे, पर माँ बाप को लेने नहीं। आखिर अपनी स्वार्थी संतानों को बहुत अच्छे से जान चुके थे। कहने के लिए दो बेटों के माता पिता मधु जी और विनीत जी का भरा पूरा परिवार है। दो बेटे आयुष और मनीष, दो बहुएं निधि और मानसी, दोनों के दो दो बच्चे, पर सब अपने आप में मस्त हैं। किसी को भी माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। जब पिछले साल मधु जी का एक्सीडेंट हुआ उसी समय विनीत जी अपने बच्चों को अच्छी तरह से जान गए। मधु जी का एक्सीडेंट हुआ है और अब मधु जी की हालत क्रिटिकल है। ये सुनकर बच्चे यहाँ दौड़े चले आए थे। मधु जी कोमा में चली गई थी और डॉक्टर भी एक तरीके से उम्मीद हार चुके थे। विनीत जी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उस समय मधु जी के लिए उन्होंने भगवान की शरण में माथा टेकना भी सही समझा। उस दिन अस्पताल में मधु जी के पास उनके भाई को छोड़कर विनीत जी मंदिर में माथा टेक कर मधु जी के लिए प्रार्थना कर घर में आए थे, पर उनके पैर अपने आप ही घर के बाहर दरवाजे पर ठिठक कर रह गए। अगर मम्मी को कुछ हो गया ना तो उनकी ज्वेलरी तो हम लोग आधी आधी बांट लेंगे, पर मैं आपको कह देती हूँ मैं पापा जी को नहीं रखूंगी अपने पास। मुझे अपनी आजादी बहुत पसंद है, मुझसे नहीं होगी उनकी सेवा। ये बड़ी बहू निधि की आवाज थी। तभी छोटी बहू मानसी बोली, ठीक है मैं रख लूंगी पापा जी को, मुझे कोई एतराज नहीं, पापा रह लेंगे घर के किसी कोने में, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है, हमें प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हें ज्यादा हिस्सा मिलेगा? कायदे की बात करो, ये बुनियाद वाली बात यहाँ नहीं चलेगी। बड़ा बेटा आशीष बीच में ही बोल पड़ा, क्यों भैया, हक चाहिए जिम्मेदारी नहीं। कायदा तो यह भी कहता है कि पापा की सेवा और जिम्मेदारी आपको भी बराबर बांटनी पड़ेगी। आखिर आप भी तो बड़े बेटे हो, वो तो आप लेने को तैयार नहीं हो और बराबर की हिस्सेदारी चाहिए।
मनीष भी क्या कम था, वो भी बोला। विनीत जी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो अपने बेटे को आज के जमाने के राम लक्ष्मण समझते थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये बेटे राम लक्ष्मण कहलाने के लायक भी नहीं हैं। उन्हें तो लगा था कि एक्सीडेंट का नाम सुनकर ये लोग मां की सेवा करने के लिए दौड़े चले आए हैं। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं सोचा था कि वो लोग मां के मरने के बाद ज्वेलरी बांटने के बाद भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में अपनी हिस्सेदारी जता रहे हैं। बेटा, जिस रास्ते तुम लोग आए हो उसी रास्ते चले जाओ। अपनी देखभाल मैं खुद कर सकता हूं, और जब तक तुम्हारी मम्मी के सांस चल रही है तब तक तो मुझे पूरी आस है, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अचानक विनीत जी सामने आते हुए बोले। उन्हें अचानक सामने देखकर चारों की बोलती बंद हो गई। पापा, आप कब? आशीष कुछ बोलने को हुआ, लेकिन विनीत जी ने हाथ जोड़कर उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी इस वक्त निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और लौट के मत आना कभी भी। प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए ना तुम्हें, तो अपनी प्रॉपर्टी खुद कमाओ। मेरी कमाई में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, चाहे मेरे मरने के बाद किसी अनाथ आश्रम को दान देकर चला जाऊं, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। विनीत जी ने चारों को फटकार दिया। कुछ देर बाद सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन ये कोई विनीत जी का विश्वास था कि मधु जी बच गई। तब से वो जब भी बच्चों से मिलने की जिद करती, विनीत जी कोई ना कोई बहाना बना देते। जब कुछ महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई, तब विनीत जी ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर मधु जी ने सिर्फ इतना ही कहा, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। अभी विनीत जी सोच ही रहे थे कि मधु जी ने कहा, क्या सोच रही हो जी, बच्चे ही तो हैं, गलती कर देते हैं, पर हम तो बड़े हैं, हमें उन्हें उनकी गलती के लिए माफ कर देना चाहिए। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है मधु, तुम समझती क्यों नहीं? पर अब ये घर सूना सूना लगता है, हम कब तक यूं ही अकेले रहेंगे? इसीलिए तो कह रहा हूं, इस घर को बेच देते हैं, इससे छोटा एक घर ले लेते हैं। विश्वास करो मुझ पर, अकेली नहीं रहोगी। विनीत जी ने मधु जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। आखिर मधु जी ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद विनीत जी ने घर ये बेचकर एक अनाथ आश्रम के पास छोटा घर ले लिया। उन्होंने घर के कामकाज के लिए मेड रख ली। अब सुबह से शाम वो लोग अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाते, उनके साथ खेलते, अपना समय व्यतीत करते, और अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।